Welcome to Adhira Chemistry. हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अधीरा केमिस्ट्री में। जो हमारा लेसन चल रहा है उस लेसन का नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके पहले का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो आया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। आप जानते हैं इसके पहले से ही कि अगर कोई भी एडिशन कंपाउंड है, अगर कोई भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, अगर उसको पानी में आप डिज़ोल्व करते हैं तो डिज़ोल्व करने पर अगर वह अपने पूरे के पूरे आयनों में बिखर जाता है, आयनाइज हो जाता है, अपने वजूद को बरकरार नहीं कर पाता है, उसका नाम कहलाता है डबल साल्ट। और अगर कोई ऐसा एडिशन कंपाउंड है या मॉलिक्यूलर कंपाउंड है जो पानी में जाने पर कॉम्प्लेक्स आयन पैदा करता है तो उसका नाम कहलाता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। जो कॉम्प्लेक्स साल्ट है, कॉम्प्लेक्स साल्ट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं उसको लिखा जाता है एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक मेटल आयन होता है और उसके किनारे किनारे लोन पेयर देने वाले स्पीसीज होते हैं। उसी लोन पेयर देने वाले स्पीसीज को हम लिगेंड कहते हैं। मान जब मेटल आयन होता है वह जब लिगेंड से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है तो उनके बीच जो बॉन्डिंग होती है उस बॉन्डिंग का नेचर क्या है, उस बॉन्डिंग का क्या कैरेक्टर है, इस मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को समझाने के लिए केमिस्ट्री में एक नई ब्रांच पैदा की गई। उस ब्रांच का नाम रखा गया मेटल लिगेंड बॉन्ड केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब मेटल और लिगेंड के बीच में ऐसा कौन सा बॉन्ड है तो पहली दफ़ा देखने में तो बॉन्ड यह पता चलता है कि वह बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी चूँकि सेमी आयनिक होता है, पानी में जाने पर डिज़ोल्व होना चाहिए था, टूट जाना चाहिए था, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने के बावजूद भी कॉम्प्लेक्स आयन अपने आप को अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ही रिटेन करता है, आयनाइज नहीं होता है। इस समस्या को हल करने के लिए अलग अलग टाइम पर वैज्ञानिक लोगों ने अलग अलग थ्योरी प्रपोज की जिसका नाम रखा गया मेटल लिगेंड बॉन्डिंग थ्योरी। तो जो पहली थ्योरी है बताया था उसका नाम है वर्नर थ्योरी, जो दूसरी थ्योरी है उसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तीसरी जो थ्योरी है उसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो चौथी थ्योरी है उसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो पांचवी थ्योरी उसका नाम है लिगेंड फील्ड थ्योरी है। क्योंकि जो हमारा जो ये लेसन चल रहा है यह बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी पार्ट 1, बीएससी पार्ट 2 के सारे सेमेस्टर, इंटरमीडिएट के लिए, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए उपयोगी है। इसीलिए हम तीन थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके पहले का जो हमारा वीडियो है वह वर्नर थ्योरी पर और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर आ चुका है। वर्नर थ्योरी को समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया था कोबाल्ट का। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मैंने पास्टुलेट्स बताया था और उस वीडियो में इस बात का जिक्र किया था जो अगला जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अप्लाई करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो अप्लाई करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज हम अप्लाई करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पर, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पर, स्क्वायर पिनर कॉम्प्लेक्स पर, और सभी के लिए हमारा अलग अलग वीडियो आएगा। तो आज से शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या यूजेज ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जब एप्लीकेशन करेंगे तब हमें किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स का आकार, उसकी ज्योमेट्री, उसका बॉन्ड एंगल, उसके पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स, इन मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स। तो हम मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स को एमएलसी कह दे रहे हैं। एमएलसी माने है मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मतलब है वीबीटी, माने वीबीटी को आप एमएलसी में कैसे अप्लाई करेंगे। तो हम अप्लाई करने के लिए हम पहले एग्जांपल लेंगे, ऐसा कॉम्प्लेक्स लेंगे जिसमें लिगेंसी 6 होगी, फिर बाद में एक ऐसा कॉम्प्लेक्स लेंगे जिसमें लिगेंसी 4 होगी। तो हम पहले अप्लाई करते हैं फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होगा तब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे अप्लाई होती है। तो आप जानते हैं पहले से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो दूसरा पोस्टुलेट बताता है
कि जब मेटल लिगेंड को देख करके लिगेंड के लोन पेयर की सुविधा के हिसाब से अपने बाहरी सेल के बाहरी सबसेल के बाहरी ऑर्बिटल को इम्प्टी करता है, तो जो ऑर्बिटल इम्प्टी होते हैं चूँकि वह अनफिल्ड होते हैं, खाली होते हैं, वैकेंट होते हैं और अलग अलग आकार अलग अलग एनर्जी वाले होते हैं, तो इस समस्या को दूर करने के लिए वे सभी इक्विवेलेंट एनर्जी वाले हो जाएं, समान आकार वाले हो जाएं। मेटल जो होता है सबको मिक्स करता है, सबको मर्ज करता है। जब मर्ज करता है तो एक नई हरकत, एक नई एक्टिविटी पैदा होती है जिसका नाम होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो सबसे मेन पोस्टुलेट है वह है हाइब्रिडाइजेशन। बिना हाइब्रिडाइजेशन के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी काम नहीं करती है। तो अब हम ऐसे कॉम्प्लेक्स लेंगे जिसकी लिगेंसी 6 होगी, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अब यह मुद्दा है कि यह लिगेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। लिगेंसी माने होता है मेटल और लिगेंड के बीच में बनने वाले कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नंबर। लिगेंसी माने नंबर ऑफ लिगेंड नहीं, लिगेंसी माने द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड लिगेंड को लिगेंसी कहते हैं। तो हम 6 लिगेंसी वाली बात कर रहे हैं। आप जानते हैं जब लिगेंसी 6 होगी तो 6 ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होगी। जहाँ 6 ऑर्बिटल होगा वह होगा चाहे तो sp3d2 चाहे तो d2sp3। इस पर आपको फोकस करना है। sp3d2 और d2sp3। sp3d2 में एक s 3p 2d है, d2sp3 में 2d 1s 3p है। अंतर क्या है? पहले वाले में d बाहर है, नीचे वाले में d अंदर है। तो जब कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स आउटर d ऑर्बिटल का इस्तेमाल करता है तो उसका नाम कहलाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जब नीचे वाले का इस्तेमाल करता है, जब अंदर वाले इस्तेमाल करेगा तो वह होता इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि कब sp3d2 होगा, कब d2sp3 होगा? तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा लिगेंड। लिगेंड का नेचर यह फैसला करता है। आप जानते हैं लिगेंड फिर से 2 टाइप का होता है, एक होता है वीक लिगेंड, एक होता है स्ट्रांग लिगेंड। तो अगर किसी मेटल आयन से स्ट्रांग लिगेंड अप्रोच करेगा, जो स्ट्रांग लिगेंड होगा क्योंकि अंदर घुसेगा, ज़्यादा ताकत होती है, अंदर वाले डी का इस्तेमाल करेगा, तब हो जाएगा d2sp3। और लिगेंड अगर वीक है तो बाहर रह जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कम रहती है, तो बाहर वाले डी का इस्तेमाल करेगा, वह हो जाएगा sp3d2। तो हम जब लिगेंसी 6 होगी 2 कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे, sp3d2 और d2sp3। d2sp3 कब होगा? जब लिगेंड स्ट्रांग होगा। sp3d2 कब होगा? जब लिगेंड वीक होगा। तो हम पहले वीक लिगेंड लेते हैं, वीक लिगेंड को लेके समझाते हैं। तो वीक लिगेंड का जो एग्जाम्पल होगा उसमें जो कॉम्प्लेक्स होगा वह होगा हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड। क्या होगा? हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड sp3d2। और एक होगा स्ट्रांग वाले केस में तो वह होगा हेक्सा साइनाइडो फेरेट, हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकेंड। यह होगा d2sp3। यह जो मैं नाम लिख रहा हूँ हेक्सा एक्वा हेक्सा साइनाइडो, ये मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स का नाम रखने का बाकायदा एक IPC नॉमेनक्लेचर है। इसके बारे में बाद में हमारा वीडियो आएगा। तो जब लिगेंसी 6 होगी 2 केस होगा। एक केस होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का, एक केस होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का। तो यह होगा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का, यह क्या होगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को होगा। अब एक एक करके हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं। पहला वाला जो है क्या है? हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड पे बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे है हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड, हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड। इसमें देखिए आयरन जो है वो मेटल आयन है, वाटर जो है लिगेंड है। आयरन से 6 वाटर अटैच है। आप जानते हैं पहले से जो वाटर है वह एक ऐसा लिगेंड है जो वीक लिगेंड है।
जो वीक लिगेंड होता है वो किसी भी मेटल आयन के बाहरी सेल के बाहरी सबसेल के बाहरी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करता है, तब इसमें होगा sp3d2। ठीक, अब इसमें मेटल लिगेंड बॉन्ड कैसे होगा, इसको समझाने के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा आयरन का OS, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयरन का निकालने के लिए इस आयरन को मानेंगे X, वाटर का 0 होता है = +2, तो हो जाएगा X = +2, मतलब आयरन के ऊपर 2 प्लस चार्ज है, माने आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब क्या करेंगे, हम आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। एक बार लिखेंगे आयरन का, फिर एक बार लिखेंगे उस आयरन के आयन का, उसके बाद फिर लिखेंगे कि जब वह मेटल आयन हो जाता है तो लिगेंड कैसे आता है, मेटल आयन और लिगेंड के अप्रोच के वक्त का लिखेंगे। उसके बाद जब बॉन्ड बन जाएगा तब लिखेंगे। मतलब 4 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, पहले न्यूट्रल एटम का होगा, फिर आयन का होगा, फिर लिगेंड के अप्रोच का होगा, बाद मेटल कॉम्प्लेक्स का होगा, आयन का होगा हाइब्रिडाइजेशन के बाद। तो पहले शुरुआत करते हैं आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखना। तो लिखने के लिए आप इसको पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 होता है, तो अब हम आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। ऊपर से ही शुरुआत होती है। तो आयरन का आप जानते हैं एटॉमिक नंबर होता है 26, तो इलेक्ट्रॉन भी होगा 26। इसका लिखेंगे तो हम पहले आउटर का लिखेंगे। तो होगा क्या, अंदर का होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 फिर 4p फिर होगा 4d। हम सेल के हिसाब से लिखेंगे तो हम 18 का ही छोड़ देंगे। ठीक, उसके बाद आएगा 3d6 4s2 4p0 4d0 और 4f0, क्योंकि जो चौथा सेल शुरू हो गया तो चौथे सेल के अंदर रहने वाले सभी सबसेल को लिखते हैं। ठीक, 18 हो गया आर्गन का। आर्गन के बाद जो बचा है 8 उसको मैंने लिखा हुआ है। ठीक, अब इसी को मैं ओपन करके लिखता हूँ तब चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, आप जानते हैं पहले से, पांचों का नाम भी आप जानते हैं। यस सबसेल में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होता है, डी में भी फिर से 5 होता है। ठीक है, अब यह आपका हो गया 3D, यह हो गया 4s, यह हो गया 4p, यह हो गया 4d। 4 आप आगे लिख सकते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन 6 आपको भरना है, तो हुन्स रूल बोलता है पहले एक एक करके भरते हैं, बाद में उसका जोड़ा बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है। तो जो मैंने लिखा है यह जो है नॉर्मल है। अब हमें आयरन का लिखना होगा। तो जब लिगेंड आएगा तो आयरन जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर करता है, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 24। बाहर होगा 4s से। जब 4s से होगा तब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको ऐसे दिखेगा। देखिए 1 2 3 4, इसमें तो है ये जैसे था पहले से ही है। अब ये 4s में हो जाएगा 0 और 4p में पहले से ही 0 है और 4d तो पहले से ही खाली पड़ा हुआ है, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यह आपका 3d हो गया, यह आपका 4s हो गया, यह 4p हो गया और यह 4d हो गया। अभी तक लिगेंड नहीं आया है, मैंने यह CMI लिखा हुआ है। अब कौन आ रहा है, अब लिगेंड आ रहा है। लिगेंड कौन है, वाटर है। वाटर जब आएगा तो जो मेटल आयन होगा अपने बाहरी सेल के बाहरी सबसे बाहरी ऑर्बिटल को खाली करेगा। क्योंकि जो वाटर है वह क्या है, कमज़ोर लिगेंड है। कमज़ोर लिगेंड है तो बाहर ही रह जाएगा।
अंदर वाले ऑर्बिटल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो जब वीक लिगेंड होगा, जब बाहर रह जाता है, तो इस प्रकार की अनपेयरिंग या मल्टीप्लिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एटम अपने हुन्स रूल को फॉलो करेगा। ज़्यादा हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स होगा वह मॉलिक्यूल में, वह एटम में अनपेयर्ड दिखता है, मॉलिक्यूल हो जाता पैरामैग्नेटिक। अब आ रहा है कौन? अब आयरन आ रहा है प्लस, नहीं आयरन नहीं, वाटर आ रहा है। तो यह तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, 1 2 3, ठीक। अब यह चूँकि कमज़ोर लिगेंड है तो बाहर के डी का ही इस्तेमाल करेगा, 1 2 3 4 5। जब बाहर के डी का इस्तेमाल करेगा तो अंदर वाला अनपेयर्ड वैसे ही रहेगा। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है कि ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाने के पहले बाहरी सेल के, बाहरी सबसेल के इम्प्टी ऑर्बिटल लिगेंड के सुविधा के हिसाब से इम्प्टी होकर आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं। तो इसमें से एक S 3p और 2d यह आपस में क्या हो जाएंगे? हाइब्रिडाइज। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में एक S 3p इन्वॉल्व हुआ है, एक S 3p 2d इन्वॉल्व हुआ है, तो हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो जाएगा? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और इसमें 6 ऑर्बिटल पैदा होंगे। और जो 6 ऑर्बिटल जब पैदा होंगे तो होंगे 1 2 3 4 5 6। यह सब के सब देखिए एक जैसे हैं, एक आकार और एक एनर्जी वाले हैं। यह कहलाते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब जो है लिगेंड आके उनसे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब एक्यूरेट में, एक्चुअल में हो जाएगा Fe H2O ऊपर प्लस प्लस। अब देखिए, अब इसी में आकर के लिगेंड अपने लोन पेयर को दे देगा, 1 2 3 4। यह तो अपने पहले से ही है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। तो एक S 3p और 2d, ठीक। अब इसमें वाटर अपना लोन पेयर, इसमें भी वाटर अपना लोन पेयर। यह जो कट का निशान है वह लोन पेयर है। तो 6 वाटर 6 लिगेंड है, लोन पेयर इनको दिया हुआ है। देखिए, तो H2O 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 H2O, ठीक। यन की वैल्यू क्या हो गई? 4। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो यह मॉलिक्यूल इस आधार पे हो गया पैरामैग्नेटिक, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड 4 हैं। तो मैंने कहा वाटर चूँकि वीक लिगेंड था, बाहर के डी का इस्तेमाल किया है, तो यह हो गया sp3d2 हो गया। अंदर के डी को किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं किया, तो अनपेयर्ड वैसे ही थे, तो मॉलिक्यूल हो गया पैरामैग्नेटिक हो गया। अब इसका जो आकार होगा वह हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यह जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, आप इसको नोट डाउन करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हम इसके अंत में बता रहे हैं इसका आकार क्या होगा। तो इसका जो आकार होगा वह होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के रूप में होगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इस आकार को अभी आप लिख लें। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बॉन्ड एंगल क्या होगी आप पहले से जानते ही हैं। तो यह ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, आयरन वाटर यह है। H2O यहाँ H2O, यहाँ भी H2O, यहाँ भी H2O, यहाँ भी H2O। 6 H2O ने 6 लोन पेयर को दिया हुआ है। और
टोटल पे आ जाएगा +2। तो यह हो गया आपका हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बांड बनाने की मैकेनिज्म और इसका आकार हो गया। वीडियो को देखने के धन्यवाद। अगर वीडियो आपको समझ में आया है इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल अधीरा केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इसका अगला वीडियो जो होगा वह होगा स्ट्रांग फील्ड के लिए। तो हम स्ट्रांग फील्ड लिगेंड का एग्जाम्पल लेके अगले वीडियो पे आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।